अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यू है। इसमें आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है जिसका नाम है एसी थ्रू रजिस्टर। इसमें हम ये देखेंगे कि जब किसी रजिस्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसकी हेडिंग है एसी थ्रू अ रजिस्टर। सबसे पहले हमने इसमें हेडिंग लिखनी है केस स्टडी की और साथ ड्रॉ करनी है डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात बताएंगे कि हम एक ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, जो कि हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज VRMS सप्लाई कर रही है और इसके अलावा सर्किट को ऑल्टरनेटिंग करंट IRMS प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये जो पावर सप्लाई है ये कनेक्टेड है किसके साथ? एक एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ। इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है R, और जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस अपेयर हो रहा है उसे हम VR का सिंबल असाइन कर रहे हैं, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर के अक्रॉस पास कर रहा है उसे हम IR का सिंबल असाइन कर रहे हैं। सो ये IR और VR दोनों ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं। अब अगर हम इस बात को सर्किट डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट कर दें तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी कि लेट से ये कोई ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है जिसमें ये साइन वेव ऑल्टरनेटिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ये कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल सर्किट के जरिए से किसी लोड रजिस्टर को, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीटेड सर्किट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ये काम भी कर सकते हैं कि सर्किट के अंदर सप्लाइड करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक और डिवाइस कनेक्ट कर दें जिसका नाम है ACM मीटर, जो कि कौन सी क्वांटिटी मेजर करता है? जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि सर्किट में करंट पास कर रहा है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बल्ब अटैच कर देते हैं। जब बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब है सर्किट से करंट पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और एक्सप्लेन करता चलूँ कि हम इस डिस्कशन में बल्ब की पावर डिसिपेशन डिस्कस नहीं कर रहे। हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि फिलहाल यहाँ बल्ब अटैच नहीं है। बल्ब का ऑन या ऑफ होना सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के पास होने की इंडिकेशन है। इसके अलावा हम इस रेजिस्टर के साथ एक ऑल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं जो हमें रेजिस्टर के अक्रॉस अपेयर होने वाले वोल्टेजेस VR की वैल्यू मेजर करके देगा, और अगर हम वोल्ट मीटर इस सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो ये हमें प्रोवाइडेड रूट मीन स्क्वायर करंट VRMS की वैल्यू मेजर करके देगा। चूंकि फिलहाल एक ही कंपोनेंट अटैच्ड है इसलिए जो VRMS यहाँ पे सप्लाई जनरेट करेगी वही VR भी होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और यही IRMS IR भी होगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस से पास करने वाला करंट भी यही होगा। अब हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैथमेटिकल डिस्कशन की तरफ। सो हेडिंग लिखते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन। इसमें सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा है। यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी या फिर 2 पाई FT या फिर 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी लिख लें तो एक ही बात है। तो यहाँ से जो पासिंग करंट है रेजिस्टेंस से, उस पासिंग करंट की जो वैल्यू होगी वो किस एक्सप्रेशन से आएगी? उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? वो है V इज इक्वल टू IR। तो अगर R इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाए तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? V ओवर R इज इक्वल टू I, या फिर I इज इक्वल टू V ओवर R। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे V का एक्सप्रेशन पुट कर लें जो हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर राइट डाउन किया है, तो करंट की इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू V0 ओवर R इंटू साइन थीटा, और ये जो V0 ओवर R है इसको रिप्लेस करके हम पी करंट I0 लिख लेते हैं। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस डिस्कशन में हमने अभी तक ये देखा कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो V0 साइन थीटा है, वो साइन थीटा का फंक्शन है,
और जो करंट की इक्वेशन है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा है, वो भी साइन थीटा का ही फंक्शन है। सो अगर हम यहाँ पे V वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करें, जाहिर बात है अप्लाइड क्वांटिटी तो वोल्टेज है, करंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका जो VT ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा कि अगर यहाँ पे इस तरह से टाइम एक्सिस प्लॉट कर दिया जाए और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वोल्टेज एक्सिस या फिर करंट एक्सिस ड्रॉ कर दिया जाए, तो चूंकि करंट को हमने डिफरेंट तरह से इंडिकेट करना है इसलिए उसके लिए रेड कलर असाइन कर देते हैं और जो V है वो ब्लैक कलर से इंडिकेटेड होगा। साइन थीटा की वेव क्या बनती है, अगर यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू V0 है, यहाँ पे वैल्यू -V0 है और इधर तक एक टाइम पीरियड T कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है T/2, यहाँ तक क्वार्टर टाइम पीरियड कंप्लीट होता है T/4 और यहाँ तक 3T/4 टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे 90 पे V0, इधर 180 डिग्री पे 0, फिर -V0 और फिर से 0 होती है और इन पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन कर लें तो जो वोल्टेज की वेव बनती है वो इस तरीके से साइन वेव बनती है। क्या बनती है? साइन वेव बनती है। सो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड जो वेव है वो क्या है? वो वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम बात करते हैं रेड कलर की वेव की। अगर मैं बात करता हूं कि जो करंट है उसकी पीक वैल्यू V0/R से रिप्रेजेंटेड है, तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि R की वैल्यू 1 ओम है तो इसका मतलब है कि अगर V0 की वैल्यू पीक वैल्यू 10 वोल्ट होगी तो करंट की पीक वैल्यू भी 10 एम्पियर्स ही आ रही होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पीक पे उतनी ही है। स्केलिंग यूनिफॉर्म होने की वजह से करंट की वेव भी सेम इसी लाइन के ऊपर ऊपर इस तरीके से साइन वेव बन जाएगी। लेकिन अगर हम एजम्पशन ये लें कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम नहीं है बल्कि 2 ओम है इस तरह से, तो उस सूरत में क्या होगा कि जब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे I0 इज इक्वल टू V0 की वैल्यू एज्यूम 10 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 2 ओम्स, तो आंसर कितना आएगा? 5 एम्पियर्स। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब जो करंट की वेव है वो कुछ इस तरह से आएगी। दैट मीन्स जाहिर बात है उसकी पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से आधी है तो उसने हाफ पॉइंट से पास करना है। जैसे कि बुक ने भी यहाँ पे यही केस डिस्कस किया है कि जो करंट वाली वेव है उसकी पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से तकरीबन आधी है। और अगर मैं ये केस डिस्कस कर लेता कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.5 ओम है, तो उस केस में I0 ने क्या बनना था कि अगर पीक वैल्यू 10 वोल्ट है वोल्टेज की और डिवाइडेड बाय 0.5 ओम करते तो आंसर आता 20 वोल्ट। फिर ये वेव इस तरह से बनती, उसकी पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू से भी क्या हो जाती? डबल हो जाती। तो हमने यहाँ पे कोई भी केस डिस्कस कर लेना है, क्योंकि बुक ने वो केस डिस्कस किया है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, इसलिए हम करंट की पीक वैल्यू को वोल्टेज की पीक वैल्यू से हाफ कंसीडर करते हुए ही आगे मजीद डिस्कशन करेंगे। अब हम इस ग्राफ में मुख्तलिफ पॉइंट्स को कुछ नंबर्स असाइन कर देते हैं। ये नंबर 1 है और ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये पॉइंट है नंबर 4 और ये पॉइंट है नंबर 5। अगर हम इन पॉइंट्स के लिए इन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की फेज डायग्राम्स ड्रॉ करें तो उनका आपस में रिलेशन क्या आएगा वो देखते हैं। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फेज डायग्राम्स किन पॉइंट्स के लिए? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे चूंकि एंगल 0 है और वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो हमें पता है कि जब वैल्यू 0 से इंक्रीज होती है तो फेज 0 होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हम वोल्टेजेस की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो यहाँ पे लिखें तो ये VR की वैल्यू है और इसके अगेंस्ट जो करंट है वो चूंकि हाफ वैल्यू रखता है इसलिए इस तरीके से इसकी हाफ लेंथ के ऊपर IR बनेगा। अगेन यहाँ पे पीक वैल्यूज V0 और I0 भी ड्रॉ की जा सकती थी, लेकिन फिलहाल हम रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पे जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इस तरीके से ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VR है तो जो रूट मीन स्क्वायर करंट है वो इससे हाफ लेंथ का होगा इस तरह से, तो इसे हम IR लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इसके ऊपर 180 डिग्री एंगल है। सो अगर ये है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VR तो जो रूट मीन स्क्वायर करंट है IR वो यहाँ पे इस तरह से हाफ लेंथ का ड्रॉ होगा। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर 270 एंगल है। सो अगर वोल्टेज 270 पे है तो करंट भी तो 270 के ऊपर ही मौजूद है, सिर्फ रेजिस्टेंस 2 ओम होने की वजह से उसकी जो स्केल के मुताबिक वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज से हाफ है।
और अगेन पॉइंट नंबर 5 को देखा जाए तो पॉइंट नंबर 5 360 पे या 0 पे मौजूद है, तो वही डायग्राम बनेगी जो हमने स्टार्ट पे भी ड्रॉ की थी, इस तरह से कि अगर ये VR है तो ये है IR। अब हम यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? हम नेक्स्ट हेडिंग ये लिखेंगे कि इनका दोनों क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस क्या है। सो हेडिंग होगी फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितने भी फेज डायग्राम्स बनाई हैं उनमें ज़रा देख के बताइए कि फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस है 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं यहाँ पे आपको याद दिलाता चलूँ कि ये जो हमने थीटा इधर लिखा था, ये वाला ये इंस्टेंटेनियस फेज था किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ब्लू केस में वोल्टेजेस का और ग्रीन केस में करंट का। लेकिन अब जो थीटा यहाँ पे लिखा जा रहा है वो इंस्टेंटेनियस फेज नहीं है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, वो इन दोनों क्वांटिटीज वोल्टेजेस और करंट्स के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखें कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 0 डिग्री, और उसका आंसर क्या होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो एवरेज पावर डिसिपेशन के एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जो हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एवरेज पावर डिसिपेशन के एक्सप्रेशंस या तो VRMS IRMS cos ऑफ थीटा होंगे, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ये एक्सप्रेशंस IRMS स्क्वायर इंटू R cos थीटा होंगे, या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की सूरत में VRMS स्क्वायर ओवर R इंटू cos थीटा लिखे जाएंगे। और ये भी याद दिलाता चलूं कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन होना लाजमी नहीं है। अगर एक रेजिस्टर के क्रॉस भी आपको सिर्फ वोल्टेज गिवन है तो ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, सिर्फ करंट गिवन है तो ये यूज किया जा सकता है, और अगर वोल्टेज और करंट दोनों पता है तो ये एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है। लेकिन बेहतर क्या है वो मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब cos थीटा 1 है, इसलिए एक्सप्रेशन बनेगा VRMS IRMS। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन बन जाएगा IRMS स्क्वायर R, और ये बन जाएगा VRMS स्क्वायर ओवर R। और अगेन हमने इस एक्सप्रेशन में जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस हैं उनको VR और रूट मीन स्क्वायर करंट को IR का सिंबल दिया हुआ है, इसलिए एक्सप्रेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एवरेज पावर डिसिपेशन में पावर फैक्टर 1 आने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सर्किट में करंट को ब्लॉक करने के लिए या वोल्टेज को ड्रॉप करवाने के लिए रेजिस्टर कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टर ये काम कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि उसके पावर फैक्टर के आंसर 0 नहीं आते, उसके पावर फैक्टर्स के आंसर्स क्या आते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। सो इस वजह से रेजिस्टर खुद हीट अप होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट करेगा, डिसिपेट करेगा, तो पावर उस रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होगी। सो चूंकि ये रेजिस्टर करंट ब्लॉकिंग या वोल्टेज ड्रॉपिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग हम लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन के एक्सप्रेशन के लिए, और ये एक्सप्रेशन क्या होंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V इंस्टेंटेनियस I इंस्टेंटेनियस। फिर इस केस में लिखा जाएगा I इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर इंटू R, और थर्ड केस में ये एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? V इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और अगेन याद दिलाता चलूं कि यहाँ पे जो V इंस्टेंटेनियस है वो V या फिर V नॉट साइन थीटा के इक्वल है, और जो I इंस्टेंटेनियस है वो I या फिर I नॉट साइन थीटा के इक्वल है। और यहाँ पे ये थीटास फेज डिफरेंस नहीं है बल्कि इंस्टेंटेनियस फेज की वैल्यूज हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम से करना चाहें तो डायग्राम के अंदर हम इंटरवल्स डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल नंबर 1 2 डिस्कस करते हैं, फिर 2 3, फिर 3 4, और फिर 4 से लेके 5 तक का इंटरवल डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए कि अगर हम इंटरवल 1 से 2 की बात करते हैं तो इस क्वार्टर साइकिल के अंदर ये जो करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जब V इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव है और करंट इंस्टेंटेनियस भी पॉजिटिव है तो जो पावर इंस्टेंटेनियस है वो भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब पावर इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पावर सप्लाई से पावर रेजिस्टर ने एक्सट्रैक्ट की है और हीट की सूरत में कन्वर्ट करके वेस्ट कर दी है, पावर डिसिपेटेड है ये। उसके बाद 2 से 3 तक के केस में देखें, यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव है और जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में भी
जो V है वो चूंकि पॉजिटिव और जो करंट है वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि पावर डिसिपेटेड इस इंटरवल में पॉजिटिव होगी और अगेन पावर हीट की सूरत में डिसिपेट होगी रेजिस्टर के क्रॉस। थर्ड इंटरवल में देखिए, यहाँ पे करंट नेगेटिव है तो वोल्टेज भी नेगेटिव है, और जब V नेगेटिव होगा और करंट भी नेगेटिव होगा तो इस वजह से जो पावर का आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है अगेन पावर हीट की सूरत में डिसिपेट होगी। फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो करंट भी नेगेटिव और पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि चूंकि यहाँ पे V नेगेटिव है और करंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, इस वजह से पावर का आंसर यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। सो किसी भी क्वार्टर के अंदर जो पावर है वो बचेगी नहीं, बल्कि हर सूरत में पावर डिसिपेट ही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है उसमें पूछा गया है, A sinusoidal alternating voltage of peak value 311 volt is connected to a load resistor of 31.1 ohms. What must be average power dissipated? So dear students, जो average power dissipated का expression है वो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है P average is equal to V RMS I RMS और cos थीटा तो 1 है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, so cos 0 1 होता है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे VRMS और IRMS फाइंड आउट करने होंगे। सो जो VRMS है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? वो होगा V0 ओवर √2 या फिर V0 ओवर 1.414 या फिर 0.707 V0। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.707 V0 कितना है? 311 वोल्ट्स। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पे इस क्वांटिटी का आंसर नियरली इक्वल टू 220 वोल्ट्स आएगा। और अब अगर हम यहाँ से RMS करंट फाइंड आउट करना चाहें तो IRMS किस तरह से आएगा? वो आएगा VRMS ओवर R से, और 220 वोल्ट्स को जब हम 31.1 ओम से डिवाइड करेंगे तो IRMS का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7.07 एम्पियर्स। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। P average is equal to 220 volts multiplied by 7.07 amperes. Dear students, हम गैस कर सकते हैं कि 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1400 आंसर आता है। तो हमें पहले ही पता लग चुका है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 155.4 वॉट्स। सो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, P average is equal to IRMS square into R. So IRMS कितना है? It is 7.07 amperes इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस वो कितनी है? 31.1 ohms. So इसका आंसर भी तकरीबन 1555 वॉट्स ही होगा। और अगर हम यूज कर लेते हैं P एवरेज का एक्सप्रेशन VRMS स्क्वायर ओवर R, तो इस केस में हमें 220 वोल्ट्स का स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू से जो कि 31.1 ओम्स है। सो इस केस में भी आंसर 1555 वॉट के करीब आएगा। सो सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम पहले आई नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे कि आई नॉट की वैल्यू अगर V0 ओवर R के इक्वल है, सो आई नॉट क्या होगा? वो होगा 311 वोल्ट डिवाइडेड बाय R 31.1 ओम्स। सो आई नॉट किसके इक्वल आएगा? ये तकरीबन 10 एम्पेयर्स के इक्वल आएगा। ये काम कर लेना एंट्री टेस्ट की प्रैक्टिस के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपने विदाउट कैलकुलेटर जो है ये आंसर्स निकालने होते हैं। अब फर्दर अगर आप IRMS फाइंड आउट करोगे तो वो I0 बाय √2 होगा। दैट मीन्स 10 एम्पेयर को जब आप 1.414 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 7.07 एम्पेयर। सो इस तरीके से IRMS पहले फाइंड आउट करके बाद में सोल्यूशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sinusoidal alternating voltage of root mean square value of 220 volt at 50 Hz is applied across a resistor of resistance 31.1 ohms. What is instantaneous power dissipated at t is equal to 0.005 seconds? Dear students, जो instantaneous power का फार्मूला है वो क्या है? वो है V instantaneous into I instantaneous. Dear students, जो V instantaneous है उसका एक्सप्रेशन है V0 sin थीटा, और जो I इंस्टेंटेनियस है उसका एक्सप्रेशन क्या है? वो है I0 sin थीटा। इस वजह से P इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन बन रहा है V0 sin थीटा इंटू I0
साइन थीटा, दैट मीन्स P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, जिसको मिला के हम मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड P नॉट भी लिख सकते हैं, साथ लिखा जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। फर्दर एक्सप्रेशन बनेगा V नॉट I नॉट, और साइन थीटा में थीटा की जगह के ऊपर हम पुट कर देंगे 2 पाई FT को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब पहला काम हमारा है कि हम V नॉट और I नॉट की वैल्यूज को फाइंड आउट करें। डियर स्टूडेंट्स, V नॉट का एक्सप्रेशन √2 टाइम्स V RMS के इक्वल होता है। इस वजह से V नॉट क्या होगा, ये होगा √2 टाइम्स 220 वोल्ट्स या फिर 311 वोल्ट्स। और I नॉट का एक्सप्रेशन होगा V नॉट ओवर R के इक्वल, दैट मीन्स I नॉट इज इक्वल टू 311 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 31.1 ओम्स। सो I नॉट का आंसर कितना होगा, वो होगा 10 एम्पियर्स। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या बनेगा, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट इज 311 वोल्ट्स, I नॉट इज 10 एम्पियर्स। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3110 वाट्स बन जाएंगे। इसके बाद साइन थीटा वाला फंक्शन है, सो हम लिखते हैं साइन ऑफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स इंटू 0.005 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, 50 इंटू 200 होता है और 100 को 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3110 वॉट इंटू साइन 0.5 पाई और इस टर्म का होल स्क्वायर है। अब कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि करली ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आती है। इसकी वजह क्या है कि इस तरीके से साइन वेव अप्लाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, दैट मीन्स उसका यहाँ तक का टाइम 0.02 सेकेंड है जो कि टाइम पीरियड कहलाता है। हाफ वेव का टाइम कितना है, वो है 0.01 सेकेंड, और उसका भी हाफ क्या होता है, वो 0.005 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज और करंट अपनी पीक पे होंगे तब मल्टीप्लाई करने हैं, तो इस वजह से जो साइन थीटा का स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर 1 है और इस इंस्टेंट पे आने वाली पावर मैक्सिमम पावर V नॉट I नॉट के इक्वल होगी, जिसका आंसर 3110 वाट है, जिसके नियरेस्ट जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी 3112 वॉट्स। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हुए अगर आप डेसिमल प्लेसेस को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऑप्शन डी भी आ सकती है, 3112 भी आ सकता है, लेकिन अगर हमारा आंसर 3110 वाट है तो वो भी नियरेस्ट ऑप्शन डी को ही इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड across resistor of resistance 31.1 ohm. What is instantaneous power dissipated at t is equal to 0.03 seconds? Dear students, expression वही है, P instantaneous is equal to V instantaneous, I instantaneous और cos theta वैसे ही 1 है, V instantaneous V sin theta और I instantaneous I naught sin theta के इक्वल होगा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन V naught I naught sin theta का स्क्वायर बन जाएगा। और P इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होगा, V नॉट I नॉट और ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म मौजूद है, साइन थीटा। अगेन फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पाई FT। अगर टाइम पीरियड गिवन होता तो 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t लिखा जाता। डियर स्टूडेंट्स, V नॉट और I नॉट हमें फिर से चाहिए। V नॉट का एक्सप्रेशन क्या है, √2 टाइम्स V RMS, दैट मीन्स √2 टाइम्स 220 वोल्ट्स, दैट मीन्स 311 वोल्ट्स। और I नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा V नॉट ओवर R, दैट मीन्स 311 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 31.1 ओम, दैट मीन्स 10 एम्पियर्स। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट इज 311 वोल्ट्स, I नॉट 10 एम्पियर्स और साथ ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.03 सेकेंड्स। सो ये दोनों मिलके 100 बनेंगे, 100 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 3 पाई आएगा। इसका मतलब है 3110 वॉट्स इंटू साइन ऑफ 3 पाई। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सबका आंसर ही 0 होता है। इसलिए इस वक्त इंस्टेंटेनियस जो पावर डिसिपेट हो रही है वो 0 वॉट है इस इंस्टेंट के ऊपर। एवरेज की बात नहीं कर रहे, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि जो साइन वेव हमने अप्लाई की है उस वक्त उसमें यहाँ पे टाइम पीरियड 0.02 सेकंड गुजर रहा है, यहाँ पे 0.01 सेकंड पास हो चुका है, तो भाई 0.03 सेकंड अगेन
उस वक्त पास होगा जब वेव दोबारा मीन पॉइंट से गुजर रही होगी, तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी जीरो है और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू भी जीरो है, इसलिए उस केस में आंसर जो है वो जीरो आना है। हाँ, अगर इन टाइम्स के लिए 0.005, 0.015, 0.025 के ऊपर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर डी के करीब करीब आएगा, 3110 वाट्स के करीब आंसर आएगा। सो ये हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। आई होप आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एसी थ्रू रेजिस्टर की डिटेल्स डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी थ्रू कैपेसिटर की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।